हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। अच्छा, होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स या मैकेनिज़्म हमने पढ़े थे। एक था ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा था थर्मोरेगुलेशन, तीसरा था एक्सक्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? देखें, वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अगर एनिमल्स के अंदर ये बैलेंस हो रहा है तो हम ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स कहेंगे। अच्छा, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का जो आउटर लिविंग बाउंड्री है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन इतनी रिजिड हार्ड नहीं होती है। तो क्या होता है, पानी और ये सॉल्यूट जो है ना कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, अंदर इंटर हो रहे होते हैं और लीव कर रहे होते हैं। उनमें से पानी अगर कंटिन्यूसली अंदर मूव कर रहा है, इंटर हो रहा है सेल के अंदर, तो क्या होगा, ये एनिमल सेल बस्ट हो जाता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इतनी रिजिड या हार्ड नहीं होती हैं जो कि उस सेल को बचा सके पानी से। तो इसी वजह से हम उन से वाटर के अमाउंट को और सॉल्यूट के साल्ट के सॉल्यूट को मेंटेन करना एक लाजमी है एनिमल सेल्स के अंदर। तो इसी मेंटेनेंस को ही हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस के अंदर दो एनिमल्स को मेंशन किया गया है। एक एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दूसरे हैं मरीन एनिमल्स। अच्छा, एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब है कि वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, और वो एनिमल्स जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रेजेंट साल्ट प्रेजेंट इन इट। अच्छा, एक जो है वो फ्रेश वाटर होता है, दूसरा है मरीन वाटर होता है। फ्रेश वाटर वो पानी जिसके अंदर साल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं और फ्रेश वाटर कहते हैं। और इन फ्रेश वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि आपके लेक्स के अंदर जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, डिचेस के अंदर जो पानी है, पॉन्ड्स के अंदर जो पानी है, ये फ्रेश वाटर होता है। इसके अंदर साल्ट का अमाउंट कम होता है और जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं। और मरीन वाटर की बात करें, पानी जिसके अंदर साल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि समंदर का पानी एग्जांपल बेस्ड है, ये मरीन वाटर है। आपने टेस्ट शायद में भी किया हो, पानी जो है ना ये क्या होता है, पानी समंदर का पानी साल्टी होता है। इसी वजह से हम इसको हम मरीन वाटर कहते हैं, और जो एनिमल्स इन वाटर में रहते हैं उन्हें हम मरीन वाटर एनिमल्स कहेंगे। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होते हैं। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको तीन की वर्ड्स उनके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक है ऑस्मो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है आइसोटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है, हाइपर का मतलब होता है हाई। हम कहते हैं ना, हम हाइपर क्लास, ये हाइपर क्लास हाइपर फैमिली से बिलोंग करता है। मैं हाइपर मॉल में शॉपिंग करने जाऊंगा, बड़ा मॉल जो है। तो उसे हाइपर का मतलब ही ये है कि हाई, ज़्यादा। और टॉनिक का मतलब है सोल्यूट, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सोल्यूट सोल्यूट जो है वो ज़्यादा हो। अच्छा, सोल्यूट ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। सोल्यूट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे सोल्यूट कम होता है। ठीक है, मसलन एक सेल है, ये सेल है, इस सेल के ये वाला जो है ना, ये अंदर वाला इन्वायरमेंट है सेल का। इस सेल के अंदर जो है सोल्यूट ज़्यादा है तो उसके अंदर पानी कम होगा। तो ये अंदर वाला इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। और अंदर वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो बाहर वाला ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अंदर वाला अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो बाहर वाला हाइपोटोनिक हो जाएगा, और बाहर वाला हाइपोटोनिक है। अब हाइपो को पढ़ते हैं। हाइपो का क्या मतलब है? हाइपो का मतलब है लो,
हाइपर का मतलब है हाई, हाइपो का मतलब है लो, और टॉनिक का मतलब है सोल्यूट। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो तो ऑब्वियसली वाटर क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे फिर से वापसी आते हैं कि ये सेल हैं, सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, तो मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो बाहर वाला एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स है, ये रिवर्स अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटोनिक हो जाएगा। मतलब कि बाहर वाला हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट कम है और पानी क्या है, ज़्यादा है। और आपको पता है कि पानी क्या कैसे मूव करता है, जहाँ से ज़्यादा पानी होता है कम की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो क्या होगा कि पानी ये जो है ना, ज़्यादा से बाहर मतलब ज़्यादा है पानी, तो अंदर कम है, तो पानी सिंपल डिफ्यूजन की मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से ये पानी अंदर कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। और ये जो साल्ट हैं, ये साल्ट क्या है, ये साल्ट भी यहाँ पे अंदर ज़्यादा हैं तो वो भी बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि ये एक कंडीशन थी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के अंदर, ठीक है। और आइसोटोनिक का मतलब है ऐसी कंडीशन जहाँ पे आइसो का मतलब है सेम और टोनिक का मतलब है सोल्यूट, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड इक्वल हो। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर 50 ग्राम जो है सोल्यूट है और बाहर भी 50 ग्राम सोल्यूट है, तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो अब क्या है, ये पानी भी उतना ही होगा। सपोज़ पानी भी मैं कहता हूँ 10 लीटर है और अंदर भी 10 लीटर ही होगा। अब देखें, अब कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, पानी ना अंदर मूव करेगा ना बाहर मूव करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन ऑलरेडी हो कंप्लीट है, तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन अभी फर्दर नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स है, यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं ना, जैसे कि साफ़ पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स, उनका जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, उन पानी बहुत ज़्यादा है और ये पानी कैसा है, फ्रेश है, उसके अंदर सोल्यूट कम है, और सोल्यूट कम है वो कैसा एनवायरनमेंट होता है या कंडीशन होती है, हाइपोटोनिक होती हैं। लेकिन उसके अंदर तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अंदर वाला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखी है कि फ्रेश वाटर हैव हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड द बॉडी आर सेल। फ्रेश वाटर एनिमल्स मतलब साफ़ पानी में रहते हैं और वो पानी कैसा है, हाइपोटोनिक है। क्यों, मैंने यहाँ पे ऊपर फ्रेश वाटर की डेफिनेशन में कहा है कि साल्ट कम होता है, साल्ट कम होता है मतलब पानी ज़्यादा होगा, और ये कंडीशन कैसी है, हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे मैंने हाइपरटोनिक लिखा है, ये अंदर वाला एनवायरनमेंट लिखा है, ठीक है, अंदर वाले एनवायरनमेंट को मैंने मेंशन किया है। अच्छा, और अब क्या होगा, कंटिन्यूसली पानी मूव करता रहेगा अंदर वाला यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, अंदर वाला सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, हाइपोटोनिक है, और बाहर ये अंदर वाला हाइपरटोनिक है, बाहर क्या है, हाइपोटोनिक है, सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। तो अब पानी क्या करेगा, ज़्यादा में कम मूव की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम फेस करेंगे आप द फ्लूडिंग द वाटर एंड, और ये साल्ट बाहर मूव करेगा और साल्ट लॉस हो जाएगा इनकी बॉडी में से। ये तो प्रॉब्लम फेस करेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स। अच्छा, फ्रेश वाटर एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया है दो कैटेगरीज़ के अंदर, फर्दर हमने क्लासीफाई किया है फ्रेश वाटर एनिमल्स को। एक है यूनिसेल्युलर, दूसरे हैं मल्टी सेल्युलर। अच्छा, यूनिसेल्युलर के अंदर अमोबिया है और पैरामेशियम है। अच्छा, जैसे कि अमोबिया है, अमोबा ये सपोज़ करें ये एक अमोबिया है। अमोबा के अंदर ना एक वैक्यूल होता है जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो ये पानी कंटिन्यूसली अंदर आ रहा होता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स है अमोबा। तो पानी आता है तो अब पानी को तो मेंटेन करना है, वरना ये अमोबा एक सेल का बना है, ये सेल बस्ट हो जाएगा, अमोबा की डेथ हो सकती है। तो ये पानी क्या होगा, ये इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये पानी स्टोर होता रहेगा, और जब ये इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फुल हो जाएगा तो ये इजीली इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये पानी को एक्सक्रिएट आउट कर देगा बाहर की तरफ। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की। एक है यूनिसेल्युलर, दे पंप आउट एक्सेस वाटर बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि अमोबिया एक एग्जांपल है, पैरामेशियम है। और मल्टी सेल्युलर के अंदर क्या है, ये डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब, क्योंकि इनके अंदर पानी अंदर ज़्यादा आता रहेगा, पानी ज़्यादा आता रहेगा,
ये देखें ये सेल है, पानी अंदर कंटिन्यूसली ज़्यादा आ रहा है, तो इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये ऐसी यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, तो उस यूरिन को हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है वो ऐसी यूरिन जिसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और साल्ट की कंसनट्रेशन, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है। तो ये इसी तरीके से ये पानी को मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये देखें यूरिन पास करेंगे ना, उसके साथ से सोल्यूट भी क्या होगा, रिमूव होता रहेगा। और क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी ये हाइपरटोनिक है, ये पहले ही हमने कहा था कि सोल्यूट रिमूव हो रहे हैं, और ये अभी भी इनके यूरिन की फॉर्म में भी सोल्यूट रिमूव हो रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, सोल्यूट को जो है बचाने के लिए ये अपटेक करेंगे साल्ट को, बाहर से साल्ट को जो है ना ये एक्टिवली अपटेक करेंगे, एनर्जी लगा के गिल्स और स्किन्स के थ्रू ये अपटेक करेंगे साल्ट को। यहाँ पे मैंने लिखा है दे आल्सो अपटेक साल्ट बाय द गिल्स एंड स्किन थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगा के। तो ये एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन था। बाकी है मरीन वाटर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, यानी कि ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जहाँ पे साल्ट ज़्यादा हो, बाहर का एनवायरनमेंट की बात करें तो साल्ट ज़्यादा हो वहाँ रहते हैं, और पानी कम हो, यानी कि समंदर के पानी में रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे पानी के अंदर साल्ट ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। तो इनके अंदर वाला एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, इनका अंदर वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा। यानी कि ये सेल है, बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या है, जिसके अंदर सोल्यूट है, समुद्र का पानी के अंदर सोल्यूट ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। और अंदर वाला एनवायरनमेंट रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हाइपोटोनिक है एनवायरनमेंट, तो अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो। अच्छा, बाहर वाला हाइपरटोनिक है, सोल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है, यहाँ पे सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि पानी बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और पानी कम हो सकता है। इसी वजह से ये क्या करेंगे, ये मरीन वाटर एनिमल्स समुंदर का पानी को इनटेक करते हैं, यानी कि साल्ट वाले पानी को अंदर दाखिल करते हैं, इनटेक करते हैं, पी लेते हैं, और पीने की वजह से इनके अंदर जो है ना सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली में सोल्यूट कम होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये पानी पीते हैं, जो समुंदर का सी को जो है ना ये इनटेक करते हैं, और इसी वजह से वो साल्टी पानी जो है ना अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है और वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और बाहर रिवर्स मतलब कि अंदर का हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, सोल्यूट ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, और बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा, यानी कि पानी ज़्यादा। तो पानी अब क्या करेगा, अंदर मूव आने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, यानी कि मरीन वाटर एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन इनसाइड द बॉडी आर द सेल। अच्छा, कुछ एग्जांपल हैं फिर मरीन वाटर एनिमल्स के। एक है बॉनी फिश। ये क्या, इनके अंदर जो है ना साल्ट की कंसनट्रेशन इनसाइड बॉडी लो होती है, तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पानी पीते हैं, मतलब समुद्र के पानी को इनटेक करते हैं, और साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से उनके पानी जो है ना वो कंजर्व रहता है। अच्छा, एक्टिवली गेट सीस वाटर एंड हैव साल्ट ग्लैंड्स टू इंक्रीज द साल्ट एंड आल्सो रिमूव। अच्छा, ये जो है ना डिसलाइनेशन है, डिसलाइनेशन का मतलब है रिमूव करना साल्ट को। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि पानी ये कंटिन्यूसली इनटेक कर रहे होते हैं, तो अंदर सोल्यूट ज़्यादा हो गए। अब ये सोल्यूट को भी मेंटेन करना है, तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर एक साल्ट ग्लैंड होते हैं जहाँ पे वो उन साल्ट्स को, एक्सेस साल्ट को स्टोर कर रहे होते हैं, और उसी साल्ट ग्लैंड से रिमूव भी कर रहे होते हैं। ये बोनी फिश के कुछ पॉइंट्स थे। दूसरी है कार्टिलेजिनस फिश। अच्छा, बोनी फिश का मतलब है जिसका स्केलेटन जो है ना वो बोन्स का बना है, और कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि वो फिशेस जिसका स्केलेटन कार्टिलेजिनस से बना है, इसी वजह से हम इनको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। अच्छा, ये इनके अंदर ना यूरिया ऑलरेडी स्टोर होता है। कैसे, ये फूड इनटेक करते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को जो है वो इनटेक करते हैं, फूड को ये
इनटेक करते हैं, और ऐसा फूड जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हो, जैसे कि यूरिया। और मीट हो गया, मीट की बात करें, यहाँ पे मैंने ये MEAT मीट लिखा है, तो मीट के अंदर, मीट को क्या करते हैं, ये मीट की कैटाबॉलिज्म होती है, यानी कि मीट को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने की वजह से इन्हें यूरिया मिलता है, और ये यूरिया बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यही मैंने लिखा है कि दे स्टोर यूरिया, देयरफॉर दे हैविंग हाई साल्ट। और ये यूरिया कहाँ से आता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ मीट की मदद से आता है। तो ये था ऑस्मोरेगुलेशन इन मरीन वाटर फिशेस। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑस्मो कन्फॉर्मर। एक था बोनी फिश, कार्टिलेजिनियस, और दूसरा है ऑस्मो कन्फॉर्मेशन। अच्छा, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, उसी कंडीशन को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर भी कहते हैं, यानी कि हैव इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट, नॉट टू नीड टू एडजस्ट ऑस्मोटिक कंडीशन है। यूनिसेल्युलर के अंदर ये हो रहा होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर को हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिसके अंदर कंडीशन जो है ना कैसी हो, आइसोटोनिक हो। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल था। और नेक्स्ट जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। अच्छा, देखें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो वो एनिमल्स जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ये एनिमल्स, इनके पानी जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर जो है ना कंटिन्यूसली सनलाइट फॉल कर रही होती है, और ट्रांसपायरेशन का रेट भी हो रहा होता है। तो इसी वजह से पानी जो है वो, उन पानी का लॉस भी हो रहा होता है, लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपकी किताब में लिखे हैं कि कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, दे डेवलप स्ट्रेटजीज टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। ये जो है ना ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कैसे करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज जो है ना वो डेवलप कर रहे होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ताकि ये पानी को रिजर्व कर सकें, प्रिवेंट कर सकें लॉस होने से। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि इनकी बॉडी जो है ना वो पूरी कंप्लीटली कवर होती हैं एक्सोस्केलेटन से या फिर थिक स्किन से, जो कि प्रिवेंट करती हैं लॉस ऑफ वाटर को। नंबर 2 है कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम। अच्छा, किडनी क्या करती हैं, किडनी का एक फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर पानी के बॉडी के अंदर पानी कम है तो रीअब्जॉर्ब करने का काम ये किडनी करती हैं, और रेक्टम में से भी हमारा जो है पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। नंबर थर्ड पॉइंट जो है वो है सम ऑफ देम लाइक सम एनिमल्स, जैसे कि कैमल हो गया, कैंगरू हो गया, ये पानी जो है ना ये इन पानी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कैसे, इनके बॉडी फैट को ब्रेक करके ये पानी प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर आर यूजिंग लिक्विड फूड। अच्छा, इनको भी इस तरीके से भी हम पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सक्रिएशन। देखें, एक्सक्रिएशन की मैंने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दी है। एक्सक्रिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि हमारे सेल्स के अंदर ना रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ जो है ना टूट रही होती हैं, यानी कि जो बनती हैं उसे हम एनाबॉलिक कहते हैं, और जो चीज़ बन रही होती हैं टूट रही होती हैं उसे हम कैटाबॉलिक कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स थे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो मतलब रिएक्शन हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ना उनमें से यूरिया भी आता है, अमोनिया, ये यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारे अंदर। अच्छा, इनका रिमूवल को हम ये जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं इनके रिमूवल को हम एक्सक्रिएशन
कहते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पे मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं, ये आसान है, आप रीड कर लेना। और ये जो है ना, ये पैराग्राफ, ये जो टेबल बना हुआ है, ये कंप्लीट जो है आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एनिमल्स, जैसे कि प्लेनेरिया हैं, ये प्लेटीहेल्मेंथ्स किंगडम फाइलम प्लेटीहेल्मेंथ्स से बिलोंग करते हैं प्लेनेरिया। अच्छा, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी आर्गन है, यानी कि वो आर्गन जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहा होता है, वो हैं फ्लेम सेल्स, जिसको हम प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी कंपाउंड, यानी कि कौन से कंपाउंड मतलब हैं जो कि एक्सक्रिएट करते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन जो है ना प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि ऐसी यूरिन जिसके अंदर कंसनट्रेशन साल्ट का कम हो और पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, तो ऐसी यूरिन को हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। सोर्सेज की बात करें, मतलब कि ये जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं ये यानी कि ये आते हैं टिश्यू फ्लूइड से, यानी कि इनके जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है वहाँ से आते हैं। अर्थवॉर्म है एनेलिड्स से, फाइलम एनेलिडस से जो है बिलोंग करता है, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी आर्गन है वो मेटानेफ्रिडिया है, और ये भी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और ये कहाँ से आता है, सिलोमिक फ्लूइड से आता है। कॉकरोच की बात करें, इनके अंदर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये एक्सक्रीटरी आर्गन है। और जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है वो है यूरिक एसिड, पैलेट की फॉर्म है। पैलेट मीन्स छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, टुकड़े, उनको हम यूरिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैलेट कहते हैं। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी कंपाउंड है। सोर्स की बात करें तो हीमोलिम्फ है। अच्छा, इनकी बॉडी कैविटी होती है पूरी, एक हीमोसेल्स बॉडी कैविटी है, उनके अंदर ना एक इनका जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं, वाइट जो फ्लूइड होता है। वर्टिब्रेट की बात करें तो उनका जो एक्सक्रीटरी आर्गन है वो किडनी है। सिर्फ किडनी तो नहीं है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, किडनी, लीवर, स्किन भी इंक्लूड है, लेकिन आपके यहाँ पे किडनी मेंशन है तो किडनी पढ़ोगे। एक्सक्रीटरी आर्गन यूरिया हो सकता है, NH3 अमोनिया है, यूरिक एसिड है, और सोर्स जो है वो ब्लड है। अच्छा, ये जो है ना हीमोलिम्फ होता है, LYMPH, लिम्फ तो नहीं होता है, ये लिम्फ होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस इन मैन।